स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल पुष्पा। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। नया चैप्टर है, ये आपका यूनिट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एक ब्रांच है, अपना एक टॉपिक है, स्टैंडर्ड टॉपिक है। क्लास 12 में हम इसे एनसीईआरटी के वॉल्यूम फर्स्ट में पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। पहले नहीं ये पढ़ाया जाता था, लेकिन काफी सालों से इस चैप्टर को ऐड किया गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, अगर मान लीजिएगा बीएससी, एमएससी या और भी कहीं जाते हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर मोस्टली आपकी केमिस्ट्री डिपेंड करती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फाइनली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने ये चीज देखा होगा कि जिनके क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन बीएससी में आकर उनके मार्क्स नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है, कभी सोचा है? नहीं सोचा। मैं बता देता हूँ। जिनके 90% आते हैं ना, उनके 60% आने के भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। कारण है, उसका कारण ये है कि क्लास 12 में तो देखिए बोर्ड भी आपके लिए रिलैक्सेशन रखता है। आप वहां पे बहुत छोटा कंटेंट लिखते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और आपको फिर उस हिसाब से ही कंटेंट लिखना चाहिए। लेकिन काफी स्टूडेंट उस हिसाब से अपना कंटेंट लिखते नहीं है, और कंटेंट नहीं लिखते हैं इसलिए मार्क्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, हमेशा पेपर में ये देखें क्या पूछा गया है और हमें क्या जवाब देना है, और हमसे कितना पूछा गया उतना ही जवाब देना है। फालतू कोई भी चीज डिस्कस ना करें। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन रहेगा मेरा। बीएससी सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। फर्स्ट पेपर है ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, और आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, आगरा यूनिवर्सिटी है स्पेशली, मैं तो यहीं रहता हूँ, तो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काम किया जा रहा है ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले, बीएससी में उन्हें दिक्कत ना हो। यूट्यूब पे तो काफी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन 11, 12, 9, 10 का काफी कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन हमने वहां देखा कि बीएससी का कंटेंट नहीं है, तो बीएससी के लिए भी कुछ काम किया जाए अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपकी एजुकेशन का लॉस ना हो, आप घर बैठे अपनी एजुकेशन तैयार कर लें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको टॉपिक समझ में आए। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको चीजें समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है, हमें क्या चीज पढ़नी है। एक तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करना है। इंट्रोडक्शन से हालांकि कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको जानना है। फिर हमें एक टॉपिक पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ईएन नंबर का टॉपिक पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक चीलेट का टॉपिक पढ़ना है, और एप्लीकेशन ऑफ चीलेट पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट थ्योरी था बर्नर का थ्योरी। बर्नर कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। बर्नर कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आता है, मोस्टली क्वेश्चंस आता है। आपको ईएन नंबर, आईयूपीएसी नेम पढ़ने हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। आइसोमर्स का क्वेश्चंस मिलेगा। स्टीरियो आइसोमर्स भी है आपके यहाँ पे, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक थ्योरी पढ़ते हैं, जिस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी ओनली क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, वहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसे हम थर्ड ईयर में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक ही दे रखा है, उतना ही डिस्कस करेंगे। जब थर्ड ईयर की बात होगी तो थर्ड ईयर में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं आपका यूनिट एसिड बेस की थ्योरी लूंगा। इसके बाद मैं आपका डी ब्लॉक एलिमेंट लूंगा और एफ ब्लॉक एलिमेंट लूंगा। तो ये 3-4 यूनिट भी आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं 100% तो नहीं, 90+ पेपर आपका तैयार है। आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। मैं आपको ये भी आइडिया दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किस तरीके की चीजें हमें तैयार करनी चाहिए और कितना हमें कंटेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में केमिस्ट्री है, ये तो मैं बोल चुका हूं। और आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, आज का हमारा केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अच्छा, जब भी आप एक एसिड को
जब भी आप किसी एक एसिड को, हाँ एक बात और क्लियर कर दूं, स्टेट बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटी या आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज है, तो वहां पे स्टूडेंट देखिए यूपी बोर्ड से भी आए हैं, सीबीएसई बोर्ड से भी आए। अब हम तो सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते रहते थे, तो भैया आदत पड़ गई सीबीएसई बोर्ड की। तो ऐसा नहीं है, हमारा यूपी बोर्ड के लिए भी काम है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों को भी समझ में आएगा, है ना। सीबीएसई को तो आएगा, यूपी बोर्ड वाले को भी समझ में आएगा। लेकिन आप अपनी थ्योरी, कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करें, कॉन्सेप्टों को यहां से समझें, लेकिन जो रिटर्न वर्क करना है, जो राइटिंग वर्क करना है, वो आप कोई भी एक बुक्स ले लें, बुक्स परचेस कर लें और उसमें से अपनी रिटर्न वर्क की तैयारी कर लें। मैं जो चीज कहूँ उसकी रिटर्न वर्क की तैयारी वहां कर लें, कॉन्सेप्ट आप यहां क्लियर कर लें, आपका पेपर तैयार है। लिखने वाला काम आप स्वयं कर लें, समझने वाला काम आप मेरे साथ कर लें, आपका पेपर तैयार है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक और बात, क्लास 12th का टॉपिक था, सीबीएसई में तो पढ़ाया जाता ही है, एनसीईआरटी के अंदर, यूपी बोर्ड में भी ऐड किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने बात करी भाई, जब भी एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है एक सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैंने एक एसिड ले रखा है HCl और मैंने एक बेस ले रखा है NaOH। आयनिक रिएक्शन होगी Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो आपको मिल जाएगा NaCl प्लस के वाटर। ठीक है। NaCl, यू नो दिस इज अ सिंपल सॉल्ट, ये आपका एक सिंपल सॉल्ट है, सिंपली एक सॉल्ट है आपका, सॉल्ट नहीं, एक सिंपली सॉल्ट है। सॉल्ट फर्दर क्लासिफाइड हुए आपके, एक तो आपके सिंपल सॉल्ट होता है, साल्ट होता है, एक आपके एसिडिक साल्ट होता है, एसिडिक, एक आपके बेसिक होते हैं, एक आपके बेसिक होते हैं। ठीक है। एक आपके मिक्स सॉल्ट होते हैं। कैसे होता है? एक आपके मिक्स सॉल्ट होते हैं, एक आपके डबल सॉल्ट होता है। ठीक है। एक आपके डबल सॉल्ट होते हैं और एक आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हमारी सारी चर्चा कॉम्प्लेक्स पे रहेगी, डबल सॉल्ट की नहीं करेंगे चर्चा इतनी, केवल कॉम्प्लेक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो कॉम्प्लेक्स पढ़ने आए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना ही यही है सब कुछ। ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट की बात करूं, हैव नो H प्लस एंड नो H आयन, अगर जिनके पास ना तो कोई H प्लस है ना ही कोई OH है, वो हमारे सिंपल सॉल्ट होंगे, जैसे NaCl, जैसे कि KCl, जैसे कि K2SO4, जैसे कि CaCl2, ऑल आर सिंपली सॉल्ट। अगर आपका कोई भी सॉल्ट सिंपली एक H प्लस आयन अपने पास रखता है, तो वो आपका होगा एक एसिडिक सॉल्ट, लाइक सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर जो है वो आपका एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि अपने पास वो एक H प्लस आयन रखता है। बेसिक, अगर वो अपने पास कोई भी OH आयन अपने पास रखता है, तो वो आपका हुआ करता है बेसिक सॉल्ट। अगर कोई भी सॉल्ट आपका OH आयन अपने पास रखता है, तो वो आपका हुआ करता है बेसिक सॉल्ट। अगर मोर देन आयंस प्रेजेंट है, लाइक सोडियम पोटेशियम सल्फेट, अगर मोर देन आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी सॉल्ट के पास मोर देन आयंस प्रेजेंट है, लाइक सोडियम पोटेशियम सल्फेट, NaKSO4, Na मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरी है उन्हें हम लोग बेसिक कंसीडर करते हैं, और जिनके पास नेगेटिव चार्ज कैरी है उनको हम लोग एसिडिक कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो मोर देन चार्ज हो, जिनके पास मोर देन नेचर हो एसिडिक और बेसिक, तो वो हमारे होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मिक्स सॉल्ट होते हैं। ठीक है। तो ये तो सिंपल बात थी। मेन हम बात करेंगे डबल सॉल्ट की और कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ही खेला समझना है पूरा। पहले से आप पॉज करके नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें। चलिए, आइए, मेन है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स को समझना है ना। सॉल्ट की बात कर दी, साल्ट हमारे क्या थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए देखिए, जब भी आप दो सिंपल सॉल्ट्स को इक्विमोलर फॉर्म, इक्विमोलर समझते हो, सेम रेशियो में आप लेते हो, जैसे मान लो ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, इक्विमोलर फॉर्म में मिलाते हो, तो मिलने वाला जो भी सॉल्ट हुआ करता है वो आपका हुआ करता है डबल साल्ट। कैसा होता है? वो आपका होता है डबल साल्ट। जब भी आप इक्विमोलर फॉर्म में लेते हैं, सेम रेशियो में लेते हैं, जब भी दो सिंपल सॉल्ट्स को,
फॉर एग्जाम्पल K2SO4 एक सॉल्ट है, Al2SO4 का होल थ्राइस ये एक सॉल्ट है आपका। जब आप इसे एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, 24H2O के साथ, तो मिलने वाला जो सॉल्ट होगा वो एक डबल सॉल्ट होगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि मिलने वाला जो आपका सॉल्ट होगा वो आपका एक डबल सॉल्ट होगा, और आप इसे एलम्स कहते हैं, फिटकरी कहते हैं आप इसे। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O आपका एक डबल सॉल्ट है। वो दो सिंपल सॉल्ट्स को कंबाइन करके प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ये डबल सॉल्ट है। एक और लेते हैं FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, SO4 6 वाटर के साथ क्रिस्टलाइन कराइए, तो मिलने वाला होगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये आपका हुआ करता है, ये आपका मेरे बच्चे हुआ करता है क्या, ये भी डबल सॉल्ट है। दो सिंपल सॉल्टों को इक्विमोलर फॉर्म में लेके मिलाया गया, एक फेरस सल्फेट एक अमोनियम सल्फेट, जो कंबाइन करके क्या देता है आपको फेरस अमोनियम सल्फेट, जो आपका एक डबल साल्ट है। ये भी एक बड़ा फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है मोहर साल्ट, या आप इसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। जब आप डाइटेशन करते हैं तो आप इसे यूज करते हैं, कभी आपने किया होगा क्लास 12 के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द डबल सॉल्ट, दिस इज द डबल सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स की लड़ाई लड़नी है कि कॉम्प्लेक्स क्या चीज, ठीक है। मैं एक हटा देता हूं, चलिए। तो ये आपने फिटगिरी प्रिपेयर कर लिया, आपने एलम बना लिया। जब आप एलम को डिसोशिएट करते हैं तो ये देगा 2K प्लस SO4 माइनस 2, 2Al प्लस 3, 3SO4 माइनस 2, 24H2, वो तो दिखाई नहीं देंगे। आप देखते हैं कि आपके इस एलम ने एक्वा सॉल्यूशन में जाकर अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, एक्वा सॉल्यूशन में जाकर एलम्स में, ठीक है। और आपको एक बात और कमाल की बताऊं, आप इन सबका अलग अलग सेपरेट टेस्ट कर सकते हैं। जिन पर नेगेटिव चार्ज है उन्हें एसिडिक कहते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें बेसिक कहते हैं। तो आप इनका अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। तो जिनका आप सिंपली सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, और जो अपनी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व लॉस कर देते हैं, दे आर डबल सॉल्ट, ठीक है, दे आर डबल सॉल्ट। वो सॉल्ट होंगे डबल आपके। उल्टा कर लीजिए, जो टेस्ट नहीं देते और अपनी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में लॉस नहीं करते, वही कॉम्प्लेक्स होते हैं। वही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं एक करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। मान लो फेरस सल्फेट को आपने KCN के साथ कंबाइंड किया, तो आपको मिलता है फेरस साइनाइड प्लस K2SO4, ये मिलेगा। वापस फेरस साइनाइड का रिएक्शन 4KCN से करा दीजिए, तो आपको मिलेगा K4FeCN का होल 6। दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आप इसे कह सकते हैं, है ना। अभी इसका नेम बोलना तो हम सीखे रहेंगे। दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है 4K, ठीक है, प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, ठीक है। आप ध्यान से देखें कि जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया था, इन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, लेकिन जब आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को डिसॉल्व किया तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन और साइनाइड की आइडेंटिटी लॉस नहीं हुई, वो कंबाइंड है, और कंबाइंड फॉर्म में टेस्ट होते नहीं है। तो फाइनली आप यहां पर आयरन और साइनाइड का टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया, दिस इज डबल सॉल्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स। जिनका आप टेस्ट कर सकते हैं वो तो सॉल्ट है, जिनका आप टेस्ट नहीं कर सकते वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जिनका टेस्ट कर सकते हैं वो सॉल्ट है, जिनका नहीं कर सकते वो कॉम्प्लेक्स है। दूसरा आप देखें, ये आपको इक्विमोलर फॉर्म में ले लेते हैं, और ये हमने देखो अनइक्विमोलर फॉर्म में ले रखे, ये 1/4 है, ये 1/1 है, 1/1 और ये 1/4 है। अनइक्विमोलर फॉर्म है, सेम रेशियो में नहीं ले रखा, कॉम्प्लेक्स होगा, टेस्ट नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स होगा, आइडेंटिटी लॉस नहीं करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। हालांकि ये सब चीजें आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लेकिन आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। हटाते हैं, इसी के बारे में सीखना। इंट्रोडक्शन पार्ट है,
ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। हालांकि क्लास 12 के में आपको काफी नॉलेज रही होगी इसके बारे में, ठीक है, बस इंट्रोडक्शन पार्ट है तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, किसको क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं पहले, फिर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। किसको क्या कहते हैं पहले समझ लें। या तो कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में आएगा, अभी हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, ठीक है, या तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा आपका इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, या तो इस फॉर्म में आएगा, या कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका इस फॉर्म में आएगा, मान लो, ठीक है। मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं। आपको ये स्पेसिफिक एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई देता होगा जब भी कॉम्प्लेक्स होगा। ये मॉडर्न तरीका था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को राइटिंग करने का, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर। बर्नर ने ये स्टेटमेंट बताया था, बर्नर के बाद यूज किया, बर्नर से पहले यूज ही नहीं करते थे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफिक होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, ये एक तरीका है पहचानने का, पहली बात। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को वो कर लीजिएगा, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट को कर लीजिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्पेयर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कॉम्प्लेक्स स्पेयर। कॉम्प्लेक्स स्पेयर कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर का एलएचएस पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर का आरएचएस पार्ट है। एलएचएस पार्ट में हमेशा जो भी स्पीसीज होगी, पहले सुन ले, एलएचएस पार्ट में जो भी स्पीसीज होगी वो एक पॉजिटिव स्पीसीज होगी, वो एक पॉजिटिव स्पीसीज होगी। अगर बाय द वे राइट हैंड साइड में तो वो ऑलवेज एक नेगेटिव स्पीसीज होगी, ये बात ध्यान रखें, दोनों कभी एक साथ नहीं होंगी, पॉजिटिव होगी लेफ्ट में और राइट में हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। जो पॉजिटिव होती है लेफ्ट में उसको तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन स्पेयर, ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन स्पेयर। जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स में एंट्री करेंगे, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, जैसे ही कॉम्प्लेक्स में एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा मेटल। जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स में एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगा मेटल, और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल, या बहुत से पढ़े लिखे लोग इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन, अभी लड़ाई लड़ेंगे कि भाई सेंट्रल मेटल आयन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों लेते हैं, ज्यादातर इनर ट्रांजिशन भी लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल अटैच होगा विद लिगेंड्स, हमेशा सेंट्रल मेटल अटैच होगा विद लिगेंड्स, तो दिस इज सेंट्रल मेटल। और सेंट्रल मेटल के बाद जो भी आएगा वो क्या है आपका लिगेंड, ठीक है, वो आपका लिगेंड्स होगा, और लिगेंड्स का जो नंबर होगा वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये तो लिगेंड होगा, ठीक है, और लिगेंड्स का जो नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर हो गई बात। अगर राइट हैंड साइड में कुछ आता है तो वो आपका कहलाता है सेकेंड आयनाइजेशन स्पेयर, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन स्पेयर। पहले पॉज करके इसे इतना नोट कर लें कि फर्स्ट आयनाइजेशन क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, ठीक है। अब आपको तकलीफ नहीं होगी, देखो इसको समझने में। सर फर्स्ट आयनाइजेशन तो है नहीं है, ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है सर, ये लिगेंड्स का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये आपका इस बार सेकेंड आयनाइजेशन स्पेयर है। ये क्या है आपका सेकेंड आयनाइजेशन स्पेयर है। यहां जाइए सर, फर्स्ट आयनाइजेशन नहीं है, सेंट्रल मेटल Ni है, लिगेंड CO है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार इसका 4 है। लिगेंड CO है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है। अभी सबके लिए अलग अलग बात होंगी अभी, लेकिन पहचानना तो आया हमें। पॉज करके नोट कर रहे हैं फटाफट। तो फाइनली ये बात हो गई कि आपका लिगेंड्स क्या है, ठीक है। मैं एक बार और क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है। एक स्पेसिफिक ब्रैकेट होगा जिसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं या कॉम्प्लेक्स स्पेयर कहते हैं, वो आपको दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर केवल हमेशा दो ही लोग होंगे, मेटल अटैच विद लिगेंड, मेटल अटैच विद लिगेंड्स। सबके बारे में अलग अलग बात करूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। मेटल विद लिगेंड्स होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये क्या है सर, फर्स्ट आयनाइजेशन, ये क्या है सेंट्रल मेटल, ये क्या है लिगेंड्स, ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सबके बारे में अभी अलग अलग बात करेंगे, लेकिन केवल पहचानना सीख जाए। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक
टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्दर क्लासिफाइड किए गए 4 पार्ट में। एक तो होते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं न्यूट्रल, और एक आपके होते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक तो कैटायनिक, एक एनायनिक, एक न्यूट्रल और एक होते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो स्पेसिफिक ब्रैकेट था आपका वो नेगेटिव चार्ज होल्ड रखेगा तो वो होगा एनायनिक। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर दोनों चार्ज है साइमल्टेनियसली वो आयनिक होगा, वो आयनिक होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आयनिक कॉम्प्लेक्स में कभी भी चार्ज शो नहीं होगा, लेकिन आप तो मान के चलें कि फर्स्ट कैटायनिक है और सेकंड आपका आयनिक है। मैं लिख के देता हूं। मान लो अगर ऐसे होता, मान लो अगर कॉम्प्लेक्स ऐसे होता, ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स ऐसे होता, या मान लो कॉम्प्लेक्स ऐसे होता, ठीक, या ऐसे कॉम्प्लेक्स होता। ठीक है, आपको बताना है कि भाई कौन कैटायनिक होगा, कौन एनायनिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा, कौन आयनिक होगा। सर कॉम्प्लेक्स स्पेयर पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, ये कैटायनिक है। कॉम्प्लेक्स स्पेयर नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, ये एनायनिक है। कोई चार्ज नहीं है सर, ये न्यूट्रल है। और आपने बताया था कि जब दोनों स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे तो वो तो आयनिक होगा, और आयनिक में फर्स्ट हमेशा कैटायनिक होगा, दूसरा एनायनिक होगा। तो दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। यही पहचान है कि चार्ज नहीं आएगा, दोनों आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट तो वो आयनिक कॉम्प्लेक्स ही होंगे, ये आपको पहचानना होगा। तो पॉज करके फटाफट नोट कर ले। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात होगी हमारी। साल्ट क्या थे, डबल साल्ट क्या थे, कॉम्प्लेक्स क्या थे, ये बात हो गई। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। आइए आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं, आइए आगे चलते हैं। चलिए, केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं है। टॉपिक करूंगा मैं स्टार्ट, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके लिए। चलिए देखिए, एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर मान लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, या मेरे पास ये है। मान लीजिएगा कि एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, सर ये कैसे होंगे, कैटायनिक होंगे, एनायनिक होंगे, न्यूट्रल होंगे या आयनिक होंगे, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। यस, बिल्कुल चार्ज नहीं है। मैंने आपसे एक बात की थी अभी 2 मिनट पहले कि कॉम्प्लेक्स स्पेयर का ये एलएचएस पार्ट होगा, ये आरएचएस पार्ट होगा। एलएचएस में हमेशा पॉजिटिव स्पीसीज होगी, यहां हमेशा नेगेटिव स्पीसीज होगी, और पॉजिटिव लेफ्ट में होगी, पॉजिटिव लेफ्ट में होगी तो कॉम्प्लेक्स पर कैसा आएगा, नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स पे कैसा आएगा, नेगेटिव देगा, कॉम्प्लेक्स को वो नेगेटिव देगा। और अगर राइट हैंड होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ये तरीका है पहचानने का। अगर कोई चार्ज नहीं है तो लेफ्ट में कुछ है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, राइट में कुछ है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल और आयनिक कॉम्प्लेक्स। चलिए एक एक करके सबकी बात करूंगा। लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात बता दीजिए सर, ये मेटल है, ये लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स स्पेयर में तो 2 ही लोग होते हैं, 2 के अलावा तीसरा कभी मिलेगा नहीं। मेटल लिगेंड, मेटल लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स किस तरीके से कनेक्ट है यही समझाने के लिए बर्नर का पोस्टरूट आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल विल्ड थ्योरी आई, एलएफटी की थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर थ्योरी आई। लेटेस्ट तो मॉलिक्यूलर ही है, उसी के बारे में बात करेंगे, पर वो आपके सिर्फ स्टैंडर्ड में नहीं है। या तो बर्नर की थ्योरी और बीपीटी की थ्योरी है तो वही बात करी जाएगी, ठीक है। फाइनली ऐसा कुछ मान के चलिए, अभी हम कॉन्सेप्ट की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा मान के चलिए कि मेटल जो है, मेटल जो है, मेटल के पास वैकेंट डी और वाइटल प्रेजेंट है, और लिगेंड्स जो होते हैं उनके पास फ्री लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर की फॉर्म में। वो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल आयन को, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल आयन को खाली वैकेंट डी और वाइटल के अंदर। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल आयंस को खाली डी और वाइटल के अंदर। हालांकि मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, इस चीज का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं। कॉन्सेप्ट तो यही है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है।
चलिए, तो फाइनली हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमने ये देखा है कि जो मेटल होता है जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही यूज किया जाता है और इन्हीं के मैक्सिमम कॉन्डिशन कंपाउंड्स बनते हैं, हमने ये देखा। ठीक है, हाँ भाई वो कुछ स्पेशल है इस दुनिया में। आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या आपके ट्रांजिशन मेटल है वो थोड़े स्पेसिफिक है। सर क्यों स्पेसिफिक है? वो इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि उनके पास होती है लेस साइज। लेस तो उनकी साइज होगी, ये पहला करेक्टर्स है उनका कि उनकी लेस साइज, छोटी साइज होती है। दूसरा करेक्टर है उनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। सर दूसरा पैरामीटर है कि उनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। और तीसरा सबसे कमाल, जिसकी बात हम बार बार करते रहेंगे, उनके पास खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। ये करेक्टर्स है ट्रांजिशन मेटल के, इसलिए वो मैक्सिमम कॉन्डिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। हाई न्यूक्लियर चार्ज है, साइज छोटा है और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्डिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अच्छा, और वो कैसे करते हैं? वन साइडेड शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और डोनेट जब होता है तो वो कैसा होता है? वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब भी लोन पेयर डोनेट होता है तो वो कैसे होता है? वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं आपके कंपाउंड्स में, कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड्स हो जाता है, तभी तो वो एक का सॉल्यूशन में जाकर नहीं ब्रेक हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं टूटा, कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड था इसलिए वो एक का सॉल्यूशन में नहीं ब्रेक हुआ। इसी की केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, इसी बॉन्ड की केमिस्ट्री पूरी समझनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, लिगेंड्स, उनको बस आइडेंटिफाई करवाया, अभी उनके बारे में बात नहीं की है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा लिगेंड्स वाले वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे लगाएंगे, लिगेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, बेसिस ऑन द चार्ज, बेसिस ऑन द डेंसिटी चर्चा करेंगे लिगेंड्स के बारे में, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, जो सारे लिगेंड्स डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आज केवल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन, अगला मेरा वीडियो होगा मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वहां से क्वेश्चंस जरूर आता है। फिर अगला वीडियो मेरा रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, क्योंकि जब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल लेंगे तब तक आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं निकाल सकते, इसलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।